नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों आज मैं लेकर के आया हूँ भारतीय भूगोल। तृतीय क्रम है आज इसका हिमालय का। हिमालय हम पिछले 2 क्लासों में मैंने बताया हिमालय के बारे में और हिमालय के दक्षिणवर्ती रुख के बारे में और थोड़ा बहुत नदी घाटियों के बारे में बताया। उसी क्रम में आज हम बढ़ेंगे और हिमालय की जो भाग हैं, हिमालय के जो प्रकार हैं, ठीक है, उन प्रकारों के बारे में हम बताएंगे। अच्छा, हिमालय का निर्माण कैसे हुआ? तो हमने कोबर का भूसंरचना सिद्धांत बताया था। क्या बताया था कोबर के भूसंरचना सिद्धांत के बारे में? कि आज जो भारतीय प्रायद्वीप का जो निचला हिस्सा है, जो भारतीय प्रायद्वीप है, यह एक वर्ष समय बहुत वर्ष पहले यह जो है अफ्रीकन प्लेट से टूट करके ये इंडियन प्लेट का हिस्सा था। ठीक है, इंडियन प्लेट अफ्रीकन प्लेट से टूट करके यह उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित हुआ। इस इंडियन प्लेट के ऊपर क्या है, प्रायद्वीपीय भाग का पठार भी तो था, तो वो भी उत्तर साथ साथ उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित हुआ। और इधर क्या थी, यूरेशियन प्लेट थी और बीच में क्या था, टेथिस सागर था, टेथिस भूसन्नति थी। उस टेथिस भूसन्नति में दबे मलबे, उस टेथिस भूसन्नति में जो मलबा था, मलबा कैसे बना था, तो जो नदियां थी ये प्रायद्वीपीय भारत की नदियां, और वो ये नदियां जो इस तरह से बहा करके अपना जल अवसाद, जो अपना अवसाद बहा कर लेकर जाती थी, मिट्टी बालू रेत चट्टान, और उधर से जो बहने वाली नदियां थी वो अपना बालू लेकर के, सारा अवसाद लेकर के इसी टेथिस भूसन्नति में गिराती थी। और मलबा जो है चट्टान के रूप में हो गया। खूब दबाव पड़ने के कारण क्या हुआ कि दोनों तरफ जब प्रेशर पड़ा तो क्या हुआ कि दोनों हिस्से जो इसके हैं वलित हो गए, दोनों हिस्से मुड़ गए, फोल्डेड हो गए, जिस कारण से दोनों सिरों पर पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ। यह पर्वत कहलाया हिमालय पर्वत, और उस तरफ का पर्वत जो था हिमालय पर्वत, फिर तिब्बत का पठार, फिर क्युनलुन पर्वत कहलाया। क्या, इधर तिब्बत का पठार है और उधर जो है क्युनलुन पर्वत। क्या, क्युनलुन पर्वत, क्युनलुन पर्वत, ठीक है। अच्छा, हमने ये भी बताया था कि हिमालय पश्चिमी सिरे में ज्यादा चौड़ा है, हिमालय पश्चिमी सिरे में ज्यादा चौड़ा है, और हिमालय की चौड़ाई पश्चिमी सिरे में ज्यादा है, ठीक है। और पूर्वी सिरे में हिमालय, ठीक है, हिमालय पश्चिमी सिरे में ज्यादा चौड़ा है। एक मिनट, हिमालय है नेपाल तक गया हुआ है ना, ऐसे, ठीक है। हिमालय दूसरा जो है ये लघु हिमालय है, ये इस श्रेणियों में बटा हुआ है, ठीक है, छोटे छोटे भागों में बटा हुआ है। एक सिरे से नहीं कि पहाड़ ही पहाड़ हो, ठीक है, बीच से टूटा, फिर पहाड़, फिर पहाड़, फिर टूटा, फिर पहाड़, ठीक है। और फिर जो है शिवालिक क्षेत्र। तो हिमालय पश्चिम में चौड़ा है और पूर्व में सकरा है। क्यों? क्योंकि हिमालय का प्रसार उत्तर पूर्व की ओर हो रहा था, जिस कारण से उत्तर पूर्व की ओर दबाव ज्यादा पड़ा, दबाव इंडियन प्लेट का ज्यादा पड़ा, जिस कारण से पूर्व की ओर दबाव ज्यादा पड़ने के कारण क्या हुआ कि आपस में तीनों श्रेणियां सट गई, जिससे कि क्या हुआ कि इसकी चौड़ाई कम हो गई और ऊंचाई बढ़ गई। किसी चीज में आप प्रेशर देंगे, चौड़ाई कम करेंगे तो निश्चित चीज है कि उसकी ऊंचाई बढ़नी निश्चित है, ठीक है। ये पश्चिमी क्षेत्र था, पश्चिमी क्षेत्र में क्या हुआ कि इसकी औसत चौड़ाई कितनी है, इसकी चौड़ाई पश्चिमी हिमालय की चौड़ाई कितनी, 500 किलोमीटर, मैंने बताया भी था इससे पहले। उधर की आगे कितनी है, 200, पूर्वी हिमालय की 200। हाँ, पूर्वी हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी थी? नामचा बरवा। क्या, ये भी बताया था मैंने, नामचा बरवा, ठीक है। पश्चिमी हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी थी? तो नंगा पर्वत। क्या, नंगा पर्वत, ठीक है। तो पश्चिमी हिमालय से लेकर के पूर्वी हिमालय तक जो हिमालय का विस्तार है कितना है, 2500 किलोमीटर, ठीक है। हिमालय का विस्तार 2500 किलोमीटर है लंबाई में, और इसका क्षेत्रफल 5 लाख वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। इसके बारे में बताया था। हाँ, और हमें बताना यह है कि हिमालय जो है नवीन वलित पर्वत है, तो बताया ही है, नवीन वलित पर्वत है। हिमालय कैसा है? हिमालय नवीन वलित पर्वत है। और इसके बारे में, इसको पढ़ने के लिए हमने हिमालय को 5 श्रेणियों में बांटा है। कौन कौन से? पहला है आसानी होने के लिए, पढ़ने के लिए, अच्छा पढ़ने के लिए इसको हम 5 भागों में बांटते हैं। पहला है ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय या पार हिमालय। क्या, या पार हिमालय हिंदी में कह सकते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है? दूसरा है बृहद हिमालय, बृहद हिमालय मीन्स ग्रेटर हिमालय, बृहद हिमालय या ग्रेटर हिमालय। तीसरा है लघु हिमालय, लघु हिमालय या मिडिल हिमालय, या मध्य हिमालय भी कह सकते हैं इसे। चौथा कौन सा है?
सबसे ऊपर कौन सा है? बृहद हिमालय। फिर उसके बाद इस शाखाओं में बटा हुआ है श्रेणियों में छोटी छोटी, उसे कहते हैं हम लघु हिमालय। फिर उसके बाद शिवालिक, क्या? इसके बाद हो गया शिवालिक, या इंग्लिश में से लिख देते हैं शिवालिक। फिर पांचवा है पूर्वोत्तर की पहाड़ियां, जो इस तरफ की पहाड़ियां हैं, इनके बारे में अलग से हम लोग अध्ययन करेंगे। मैंने बताया भी था कि हिमालय दोनों तरफ, हिमालय पूरब और पश्चिम में दक्षिण की ओर मुड़ गया है। हिमालय यहाँ ऐसे हो गया है ना, और हिमालय यहाँ भी दक्षिण के नीचे मुड़ गया है, ठीक है। जिस कारण से क्या हुआ कि ये पर्वत सुलेमान या किरथार रेंज कहलाता है पाकिस्तान में, और ये वाला पर्वत क्या कहलाता है? ये पर्वत कहलाता है सुलेमान और किरथार अफगानिस्तान में कहलाता है, और नाम नहीं याद आ रहा है अफगानिस्तान में, सुलेमान और किरथार रेंज जो है पाकिस्तान में कहलाता है। अच्छा ठीक है, अभी याद आ गया, बता देंगे। पूर्वोत्तर श्रेणियों में ये एक तो है कि पहाड़ियां बटी हुई, जैसे मिजोरम में मिजो पहाड़ी हिमालय की पहाड़ियों के ही भाग हैं, और मिजोरम में मिजो पहाड़ी हो गया, नागालैंड में नागा पहाड़ी हो गया, है ना, और मणिपुर में मणिपुरी पहाड़ी, अरुणाचल प्रदेश में पटकोई भूमि कहते हैं। इसकी एक शाखा चली आई है म्यांमार के साथ सीमा साझा करते हुए, वह अराकान योमा। म्यांमार में क्या कहा जाता है उसे? अराकान योमा। क्या? अराकान योमा, ठीक है। मैंने कोको द्वीप के बारे में भी समझाया था। म्यांमार में से क्या नाम देते हैं? अराकान योमा, ठीक है। ठीक है, अब शिवालिक हो गए। इसे पांचवा पढ़ने की सुविधा की दृष्टि से पूर्वोत्तर की पहाड़ियां, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट पूर्वोत्तर की पहाड़ियां, ठीक है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे ट्रांस हिमालय क्या है। तो ट्रांस हिमालय क्या है? तो ट्रांस हिमालय मतलब होता है कि पार हिमालय। क्या? पार हिमालय। पार का मतलब होता है कि हिमालय के पार, हिमालय के उस पार, मतलब ये यहाँ से तो हिमालय चालू है, नंगा पर्वत से लेकर के नामचा बरवा पर्वत तक, तो हिमालय यहाँ से स्टार्ट है ना उसके। लेकिन जो ऊपर का हिस्सा है, ये क्षेत्र है, ये क्षेत्र कहलाता है पार हिमालय। पार हिमालय का मतलब होता है कि हिमालय से भी पहले का बना हुआ भाग। ये जो पार हिमालय है, यह हिमालय, यह जो है वलित पर्वत नहीं है, यह जो है प्राचीन, यह हिमालय पर्वत का भाग ना होकर के किसका है? यह यूरेशियन प्लेट का भाग है। हिमालय तो इंडियन प्लेट जब टकराई जाकर के इंडियन प्लेट का जब दबाव पड़ा, तब नवीन वलित पर्वत का निर्माण हुआ। लेकिन ये जो ट्रांस हिमालय का क्षेत्र है, यह क्षेत्र पहले से ही, ये यूरेशियन प्लेट का भाग है, ना कि इंडियन प्लेट का, ठीक है। तो ये यूरेशियन प्लेट के भाग है, और यह जो है पूरे, अच्छा ये श्रेणियां इसकी बना देते हैं हम इसे। ये सबसे पहले ऊंची श्रेणी हो गई, ये फिर उसके बाद ये हो गई, ठीक है। तो अच्छा, तो श्रेणी हो गई काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। काराकोरम है, लद्दाख जा। भाई हम लोग पढ़े कि हिमालय का निर्माण कैसे हुआ। तो हिमालय का निर्माण कैसे हुआ? टेथिस भूसन्नति में वलन पड़ने के कारण, दबे मलबे में वलन पड़ने के कारण क्या हुआ? हिमालय का निर्माण हुआ। लेकिन इसमें किसी प्रकार का इधर से दबाव उत्पन्न नहीं हुआ, ये खुद पहले से ही व्याप्त थे, ठीक है। तो हिमालय जो है, हिमालय में 4 पर्वत श्रेणियां, एक काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, और एक है कैलाश श्रेणी। क्या? यहां तिब्बत में। एक मिनट, ये वाला मार्कर चलाते हैं। ये कैलाश श्रेणी, ठीक है, कैलाश श्रेणी। तो काराकोरम आप लोग नोट कर लीजिएगा। ट्रांस हिमालय की 4 श्रेणियां हैं। पहला काराकोरम, दूसरा लद्दाख, फिर तीसरा जास्कर, चौथा कैलाश श्रेणी। तो काराकोरम श्रेणी जो है, यह ट्रांस हिमालय की उत्तरी श्रेणी है, ठीक है। ट्रांस हिमालय की क्या पूरे भारत की सबसे उत्तरी श्रेणी अगर कोई पूछे, तो पूरे भारत की सबसे उत्तरी श्रेणी कौन सी है? काराकोरम रेंज, ठीक है, काराकोरम रेंज। पूरे भारत की सबसे उत्तरी श्रेणी कौन सी है? तो काराकोरम रेंज। और इसके ठीक दक्षिण में इसके बाद लद्दाख है, फिर जास्कर। तो काराकोरम में ही एक पर्वत चोटी से कहते हैं गॉडविन ऑस्टिन। क्या? गॉडविन ऑस्टिन।
ये बहुत फेमस है, ठीक है। ये है कार्डियो एक चोटी है, इसमें लिख देंगे काराकोरम की पर्वत चोटी है, ठीक है, जो इसकी ऊंचाई कितनी 8611 मीटर। कितनी है इसकी ऊंचाई? 8611 मीटर। तो गार्डियो माउंट एवरेस्ट के बाद दुनिया की सबसे दूसरी ऊंची चोटी है, ठीक है। माउंट एवरेस्ट के बाद माउंट एवरेस्ट का पहला स्थान है, जो कि हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है ना, 8848 मीटर। इसके बाद दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो कौन सी? K2, गार्डियो K2, ठीक है। लेकिन ये कहां पे है? ये हिमालय का भाग नहीं है। ये कार्डियो ये ट्रांस हिमालय की चोटी है, ट्रांस हिमालय की पर्वत श्रेणी की चोटी है ना। तो काराकोरम श्रेणी का विस्तार जो है, ये यहाँ पे एक पामीर का पठार है। ये उत्तर पूर्व सिरे में आप जाएंगे, जब उत्तर पश्चिम सिरे में, तो यहाँ पामीर का पठार है। पामीर के पठार से लेकर के, यहां से लेकर के, और ये श्रेणी ऐसे ऐसे करके ऐसे तिब्बत में चली जाएगी, ठीक है। तो पहले ये श्रेणी जो है पामीर के पठार से टच होकर के लद्दाख क्षेत्र में, काराकोरम क्षेत्र में, ठीक है। तो काराकोरम के बाद कहा? तिब्बती क्षेत्र में, जहां पे इसे कैलाश श्रेणी कहा गया, ठीक है। और काराकोरम को हम काराकोरम क्षेत्र को भी हम जो है कृष्णगिरी क्षेत्र कहते हैं। कृष्णगिरी का मतलब होता है कि पूरे ट्रांस हिमालय को ही हम कृष्णगिरी क्षेत्र कहते हैं। क्यों? क्योंकि पूरा ट्रांस हिमालय बताते हैं कि बेसाल्ट चट्टानों से बना, बेसाल्टिक है, ठीक है, बेसाल्ट से बनी हुई है। और बेसाल्ट का रंग कैसा होता है? काला होता है, इसलिए इसे कृष्णगिरी भी कहते हैं। क्या? कृष्णगिरी भी कहते हैं इसे, ठीक है, इसे कृष्णगिरी भी कहते हैं। और काराकोरम अपना जो क्षेत्र है भारत का, हाँ अपना, इसके बाद है लद्दाख, ठीक है। काराकोरम वगैरह ऐसे क्षेत्र हैं जहां हमेशा क्या होता है कि वर्ष भर जो है हिमाच्छादित ही रहते हैं। चाहे काराकोरम हो, चाहे लद्दाख हो, चाहे जास्कर हो, ये श्रेणी ऐसी हैं कि वर्ष भर ये क्या होती हैं? हिम से ढकी हुई, बर्फ से ढकी हुई होती है। आप लोग नोट करिएगा कि काराकोरम जो ट्रांस हिमालय है, वर्ष भर हमेशा क्या, आप लोग नोट करते रहिएगा, ट्रांस हिमालय वर्ष भर हिमाच्छादित रहती हैं। इनमें किसी प्रकार की वनस्पतियां नहीं पाई जाती हैं। इनमें किसी प्रकार की वनस्पतियां नहीं पाई जाती हैं। फिर इसमें किसी प्रकार की वनस्पतियां नहीं पाई जाती हैं। और फिर आगे देखेंगे कि यहीं से काराकोरम से, अच्छा इसके बाद आता है लद्दाख। क्या? लद्दाख जो भारत की यूनियन टेरिटरी है, भारत का जो केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख, ठीक है। तो ये लद्दाख क्षेत्र है, ये लद्दाख क्षेत्र, ठीक है। तो लद्दाख श्रेणी जो है, एक यहाँ से नदी बहती है, यहाँ से नदी बहती है तिब्बत से ही, नदी सिंधु, ये सिंधु नदी जो है लद्दाख और जास्कर श्रेणी में जाकर के यहाँ नंदा पर्वत के ऊपर से नीचे आ जाती है, मतलब दाहिने मुड़ जाती है, ठीक है। नंदा पर्वत क्षेत्र से जाकर के क्या होती है, ये सिंधु नदी कहाँ बहती? लद्दाख क्षेत्र में बहती। कहाँ से निकलती है? तिब्बत की पठार से निकलती है। यहाँ मानसरोवर झील है, मानसरोवर झील के पास से निकल करके सिंधु नदी भारत में हिमालयी क्षेत्र काटकर लद्दाख और जास्कर श्रेणी के बीच बहते हुए ये नंगा पर्वत के समीप दक्षिण की ओर मुड़कर पाकिस्तान की ओर चली जाती हैं। और जिस समय ये जब हिमालय पर्वत को काटती है, तो यहां गहरे खड्ड का निर्माण करती हैं, गहरी मतलब घाटियों का निर्माण करती हैं। भाई ये नदियां जो हैं, ये मैंने बताया था, पिछले चैप्टर में भी बताया था। मैंने क्या बताया था? मैंने कहा था कि जो पूर्ववर्ती नदियां मतलब ऐसी नदियां जो पर्वत उत्थान के समय, या पर्वत उत्थान का जब समय चल रहा था, तो उस समय इन्होंने क्या किया? अपना मार्ग नहीं बदला, अपितु इन्होंने अपनी घाटियों को और गहरा किया, ठीक है। अपनी घाटियों को इन्होंने क्या किया? और गहरा किया, ठीक है। ये पर्वत है और ये यहीं पे बहती रही, ठीक है। इन्होंने अपना मार्ग नहीं बदला। हम जब यहां खड़े होकर के देखेंगे तो पीछे 5552 या फिर 5500 मीटर नीचे हम देखेंगे, ऊपर से झांकेंगे
भारत में सबसे गहरी खड्ड का निर्माण, भारत में सबसे गहरे खड्ड का निर्माण, सबसे गहरे गार्ज का निर्माण सिंधु नदी करती है, 5552 मीटर का। ठीक है, तो इन्होंने अपना मार्ग ना बदल करके क्या किया, अपनी घाटी को और गहरा किया, और जिस कारण से क्या, इन्होंने गार्ज का निर्माण किया, गार्ज कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर गिरते समय गार्ज का निर्माण करती हैं, और गार्ज का निर्माण यही आलम किसका है, यहीं से निकलती नदी चीमा युंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है, तिब्बत से ही, इसे कहते हैं, जो हिमालय के समानांतर चली जाती है, और अरुणाचल और असम के पास का जो क्षेत्र है वहां से दाहिने मुड़ करके ये नदी जो है दिहांग गार्ज का निर्माण करती है। किसका, दिहांग गार्ज, एक गार्ज है असम अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्र में, वहां कहते हैं दिहांग गार्ज, भारत में दिहांग गार्ज का निर्माण करती है। गार्ज का मतलब क्या होता है कि गहरी घाटी, जो ऊपर से देखने में क्या, जैसे जो स्थिति यहां थी वही स्थिति यहां भी है। ये ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय के समानांतर पूर्व की ओर प्रवाहित होते हुए जब असम अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्र में प्रवेश करती है तो यहां पर गहरे घाटी का निर्माण करती है, जिसे हम दिहांग गार्ज कहते हैं। क्या कहते हैं, दिहांग गार्ज कहते हैं। आप लोग बताइएगा कि ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में क्या कहते हैं, सांगपो, मैंने बताया था। ठीक है, भारत में क्या कहते हैं ये भी आप लोग को बताना है। अच्छा, अब लद्दाख को बताया, लद्दाख में मैंने बता रहा था कि जो एक नदी और है, एक नदी पूर्ववर्ती नदी और है, सिंधु और ब्रह्मपुत्र के अलावा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र को ही सांगपो कहते हैं। ठीक है, सिंधु और ब्रह्मपुत्र के अलावा एक नदी है, जो नदी क्या कहते हैं, इस नदी को कहते हैं, इस नदी को कहते हैं सतलज नदी। ये सतलज नदी यहां कहीं से निकलकर प्रवाहित होते हुए सिंधु में बाद में मिल जाती है। ठीक है, तो सिंधु नदी भी शिपकिला दर्रे से निकल करके शिपकिला गार्ज का निर्माण करती है। ये नदी भी पूर्ववर्ती नदी है, शिपकिला गार्ज का निर्माण करती है। कौन सी, सतलज नदी भी। ठीक है, तो हम बता रहे थे कि जब सिंधु नदी लद्दाख और जास्कर के बीच में प्रवाहित होती है, इसके बाद क्या, ये नदी दक्षिण की ओर पाकिस्तान में जाकर के मुड़ जाती है, और सिंधु नदी के दक्षिण में ही लद्दाख क्षेत्र में ही एक सिंधु, लद्दाख की राजधानी क्या है, लेह। क्या, लेह राजधानी है। लद्दाख की राजधानी क्या है, लेह। तो लेह जो है सिंधु नदी के दाहिने तट पर बसा हुआ एक क्षेत्र है। ठीक है, लेह क्या है, लद्दाख की राजधानी है, जो कि सिंधु नदी के दाहिने तट पर बसा हुआ है। और एक नदी है, उस नदी का नाम है यहीं पे, अच्छा हाँ ठीक है, एक नदी श्योक नदी, एक नदी है श्योक। कहां से निकलती है, काराकोरम ग्लेशियर पे, काराकोरम रेंज पे ग्लेशियर है, उस ग्लेशियर का नाम है सियाचिन। सियाचिन ग्लेशियर से एक नदी निकलती श्योक नदी। श्योक नदी पहले दक्षिण पूर्व की ओर बहती है, फिर वहां से यू टर्न लेकर के उत्तर, जिस दिशा में सिंधु नदी बह रही होती है, वह नदी ऐसे निकल करके, पहले ऐसे फिर ऐसे, है ना। तो ये नदी क्या करती है, ये नदी पहले सियाचिन ग्लेशियर से निकलकर सिंधु नदी के दाहिने तट पर बहती है, और जाकर के ये आगे चल करके किसके बीच में, ये सिंधु से मिल जाती है। सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो श्योक नदी। कौन सी, श्योक, ऐसे लिख लीजिएगा। सिंधु की सहायक नदी कौन सी है, श्योक नदी। सिंधु के दाहिने तट से आकर के, सिंधु के दाहिने तट से आकर के सिंधु से मिलती है, और श्योक नदी कहेंगे इसे। ठीक है, तो ये जो क्षेत्र है काराकोरम श्रेणी से, काराकोरम से निकलती श्योक नदी। ठीक है, सियाचिन ग्लेशियर से। ये याद रखिए कि सियाचिन ग्लेशियर जो है भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। ठीक है, तो ग्लेशियर की बात अब आ गई, तो काराकोरम श्रेणी में 4 ग्लेशियर पाए जाते हैं। 4 बड़े ग्लेशियर कौन कौन से हैं, तो पहला हो गया सियाचिन, पहला सियाचिन, दूसरा बाल्टोरो, दूसरा बाल्टोरो, तीसरा बियाफो, कौन सा, बियाफो, चौथा कौन सा है, हिस्पर, कौन सा है, हिस्पर। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। सियाचिन दुनिया का सबसे दूसरा बड़ा ग्लेशियर है। सियाचिन जो है इस क्षेत्र में, काराकोरम श्रेणी वाले क्षेत्र में, ग्लेशियर का मतलब क्या होता है कि पूरी बर्फ से ढकी हुई, पूरी बर्फ से ढका हुआ क्षेत्र, एकदम वनाच्छादित क्षेत्र। ठीक है, जहां बर्फ के बड़े बड़े शिलाखंड पाए जाते हैं, उसे कहते हैं ग्लेशियर। ठीक है, ग्लेशियर कहीं कहीं तैरे भी कर, तैरता मतलब तैरने का भी काम इनका होता है। ठीक है, अपना जल प्रवाह कर, जो बड़े बड़े ग्लेशियर, ग्लेशियर क्या, जैसे गंगोत्री ग्लेशियर है, तो इनसे क्या तैर रहे हैं, इनसे गंगा नदी कहां से निकली है, तो इन्हीं गंगोत्री ग्लेशियर, यमुनोत्री ग्लेशियर से ही तो नदियां निकलती हैं। तो
सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा? सियाचिन, दूसरा बाल्टोरो, तीसरा बियाफो, चौथा हिस्पर। अच्छा, तो एक ग्लेशियर है फेदचेनको। क्या? फेदचेनको, ये दुनिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। अच्छा, ग्लेशियर की बात आई तो दुनिया की जो ज्यादा दुनिया के जो ग्लेशियर हैं, तो उत्तरी ध्रुव पे हम देखेंगे तो वर्ष भर उत्तरी ध्रुव हिमाच्छादित रहता है, वहां जब जनसंख्या ही नहीं है ना, तो वो तो क्षेत्र हमेशा ही बना छा, जैसे ग्रीनलैंड का क्षेत्र हो गया, आप देख लीजिए, चाहे साइबेरिया का क्षेत्र हो गया, जो ध्रुवीय क्षेत्र है यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ तो हमेशा क्या बर्फ से ढके ही होते हैं। ठीक है। हाँ, हम ये पूछ रहे थे कि दुनिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर है फेदचेनको। क्या? फेदचेनको दुनिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। आप लोग को बताना है कि यह किस देश में है, और विकल्प में है तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान और अफगानिस्तान। ठीक है, ये चार विकल्प आपके सामने हैं। आप लोग को बताना है फेदचेनको दुनिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, ये ग्लेशियर कहां पर है। ठीक है, ये हो गया। आप लोग ग्लेशियर जरूर याद कर लीजिएगा, सियाचिन, बाल्टोरो, बियाफो, हिस्पर। सियाचिन ग्लेशियर की लंबाई 76 किलोमीटर, कितनी? 76 किलोमीटर। 76 किलोमीटर सियाचिन ग्लेशियर की लंबाई है। बाल्टोरो, बियाफो, हिस्पर ये भी काराकोरम श्रेणी में ही पाए जाते हैं। ठीक है, कृष्णगिरी भी कहते हैं, पता है। और बैकबोन ऑफ एशिया, काराकोरम श्रेणी को हम बैकबोन ऑफ एशिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एशिया की रीढ़, यहां नोट किए देते हैं, बैकबोन ऑफ एशिया किसे कहा जाता है, या एशिया की रीढ़ किसे कहते हैं? तो काराकोरम श्रेणी को एशिया की रीढ़ किसे कहते हैं? काराकोरम श्रेणी को। आप लोग नोट कर लीजिएगा, एशिया की रीढ़ किसे कहते हैं? तो काराकोरम श्रेणी को कहते हैं। ठीक है, और नोट करिएगा कि जो दुनिया का जो भारत का उत्तरी बिंदु, सबसे उत्तरी भाई, उत्तरी, दक्षिणी, पश्चिमी, पूर्वी, पूर्वी बिंदु कौन सा है? भारत का सबसे पूर्वी बिंदु किबिथु, पश्चिमी बिंदु गौरमाता सरक्रीक में, उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल, दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट मैंने बताया था कहां पे है? ग्रेट निकोबार या कार निकोबार? तो ग्रेट निकोबार में। ठीक है, तो जो इसका भारत का जो उत्तरी बिंदु है इंदिरा कॉल, क्या? इंदिरा कॉल जो भारत का उत्तरी बिंदु है यह, अच्छा ये क्षेत्र तो विवादित ही है, ये पीओके क्षेत्र है। पीओके पे पाकिस्तान अपनी सेना जमाए हुए है। ठीक है, पूर्ण रूप से भारत में नहीं है, ये पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर है। तो हमें समझना ये है कि जो यहाँ शिलाखंड है, जो सियाचिन ग्लेशियर है, इस क्षेत्र में है। ठीक है, तो भारत का जो है ये विवादित एरिया है, इसलिए सबसे उत्तरी बिंदु हमारा कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट कहां पे है? सियाचिन ग्लेशियर से ही लिया गया, सियाचिन ग्लेशियर पर ही है। ठीक है, इंदिरा पॉइंट जो है, जो इंदिरा कॉल, सॉरी पॉइंट नहीं, इंदिरा कॉल जो क्षेत्र है यह कहां पे है? काराकोरम श्रेणी पर ही है। ठीक है, काराकोरम श्रेणी पे जो सियाचिन ग्लेशियर है वहीं पर है। ठीक है, सियाचिन ग्लेशियर पे ही, जो सियाचिन ग्लेशियर पे ही क्या है? इंदिरा कॉल है। क्या? इंदिरा कॉल। आप लोग इतना थोड़ा सा नोट करिएगा, फिर आगे बृहद हिमालय की ओर हम बढ़ेंगे। जितना लिखा हुआ एक बार नोट कर लीजिए ढंग से। ठीक है, ठीक है, इसे इरेज किया जाए, है ना, इसे हटाया जाए, और हम देखते हैं बृहद हिमालय के बारे में। ठीक है, समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से कौन सी नदी कहां से निकलती। थोड़ा आप लोग गौर करते रहिएगा। ठीक है, गौर करते रहिएगा, क्योंकि जरूरी है ना, पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया। निपुण भारत योजना कहाँ? निपुण योजना के बारे में जान रहे हैं, नहीं जान रहे हैं आप लोग? निपुण योजना का संबंध किससे है बताइए? निपुण योजना का संबंध किससे है बताइएगा आप लोग जरूर। NIPUN, NIPUN, निपुण, निपुण योजना का संबंध किससे है आप लोग जरूर बताइएगा। ठीक है,
परीक्षा के लिहाज से बहुत जरूरी है। अच्छा, अब हम पढ़ना है हमें क्या, ग्रेटर हिमालय, क्या, बृहद हिमालय। बृहद हिमालय के बारे में पढ़ना है। तो हम अभी देखें क्या, अभी हम देखें कि ट्रांस हिमालय के बारे में। तो जो हिमालय का, हिमालय कैसा, हिमालय एक नवीन वलित पर्वत है। इसका निर्माण कैसे हुआ मैंने बता दिया है। अब आप लोग को देखना है कि हिमालय जो दुनिया की सबसे बड़ी ऊंची चोटियां हैं वो हिमालय क्षेत्र में ही पाई जाती हैं, ग्रेटर हिमालय क्षेत्र में ही पाई जाती हैं। बृहद हिमालय को हम, चूंकि सबसे बड़ा है ना, लेकिन इसकी चौड़ाई कम है। जो बृहद हिमालय हो गया और ये लघु हिमालय हो गया, शिवालिक हो गया ना, तो बृहद हिमालय की चौड़ाई हल्का सा कम है, अपेक्षाकृत लघु हिमालय की चौड़ाई ज्यादा है ना। तो हम इसमें देखेंगे बृहद हिमालय को क्या कहते हैं, बृहद हिमालय को आंतरिक हिमालय भी कहते हैं। बृहद हिमालय को आंतरिक हिमालय भी कहा जाता है। आंतरिक हिमालय क्यों, क्योंकि बृहद, हिमालय का आकार कैसा, हिमालय कैसा, हिमालय चापाकार है। तो इधर से अगर इधर से हम चाप ऐसे लगाएंगे तो हिमालय ऐसे इधर ऐसे नहीं चाप बनेंगे इसके भाई, ऐसे ही तो चाप बनेंगे इसके, एक चाप ये हो गया, एक चाप ये हो गया। सबसे अंदर वाला चाप कौन सा है, सबसे ऊपर वाला, कौन सा, सबसे ऊपर वाला। भाई तिब्बत को उस दिन बताया था मैंने, क्या बताया था कि तिब्बत को केंद्र मान करके इसे चाप बनाया गया है, चाप के आकार में। तो सबसे अंदर वाला चाप कौन सा होगा, तो ये आंतरिक, सबसे अंदर वाला चाप कौन सा होगा, तो आंतरिक चाप। इसलिए इसे क्या कहते हैं हम, आंतरिक हिमालय भी कहते हैं। बृहद हिमालय को आंतरिक हिमालय भी कहते हैं। बृहद हिमालय को, क्योंकि इस हिमालय पर सबसे ज्यादा चोटियां पाई जाती हैं, इस हिमालय पर सबसे ऊंची चोटियां पाई जाती हैं। औसत चोटियों की ऊंचाई 6100 मीटर से ऊपर है, ठीक है, 6100 मीटर, ठीक है। चोटियों की औसत ऊंचाई जो है, जो ग्रेटर हिमालय की चोटियां हैं, इन चोटियों की औसत ऊंचाई कितनी, 6100 मीटर। और जो हिमांक रेखा, जो हिम रेखा है, जो हिमालय की जो हिम रेखा है यहाँ पे, उसकी औसत ऊंचाई 4800 मीटर ही है ना। तो 4800 मीटर के बाद कोई भी चीज होगी तो वहां बर्फ एकदम रहेगी, ठीक है। तो सारी चोटियां कैसी हैं, 6100 मीटर औसत ऊंचाई चोटियों की, किस पे, जो ग्रेटर हिमालय है उसकी, ठीक है। ग्रेटर हिमालय पे जितनी भी चोटियां हैं, उन समस्त ऊंची चोटियों की औसत ऊंचाई 6100 मीटर है, ठीक है। जिस कारण से ग्रेटर हिमालय की, बृहद हिमालय की चोटियां वर्ष भर हिमाच्छादित रहती हैं, वर्ष भर हिमाच्छादित रहती हैं। हिमाच्छादित मतलब बर्फ से ढकी हुई, हिम से ढकी हुई, इसलिए इसे हिमाद्री हिमालय भी कहते हैं। बृहद हिमालय को हिमाद्री हिमालय, हिमाद्री हिमालय या हिमाद्री हिमालय, ठीक है। हिमाद्री हिमालय या हिमाद्री हिमालय भी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, ये हो गया। अब चौड़ाई इसकी बहुत कम है। चौड़ाई कितनी है इसकी, चौड़ाई, जो बृहद हिमालय की चौड़ाई है 25 किलोमीटर ही है। क्या, बृहद हिमालय की चौड़ाई जो है, मतलब ये क्षेत्र जो है, ये बृहद, लघु, शिवालिक, तो बृहद हिमालय की चौड़ाई जो है बहुत कम है, औसतन 25 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और इसकी लघु वाले की, लघु की चौड़ाई ज्यादा है, करीबन 80 से 100 किलोमीटर, ठीक है। और औसतन चौड़ाई बता रहे हैं हम, ठीक है, 80 से 130 किलोमीटर, ठीक है। ये क्षेत्र जितने फिर ये प्रसारित हो, ठीक है। तो 25 किलोमीटर औसत चौड़ाई है किसकी, ग्रेटर हिमालय की, लघु हिमालय के बीच में, ठीक है। तो हिमाद्री, बृहद हिमालय आंतरिक हिमालय भी कहते हैं, हिमाद्री हिमालय भी कहते हैं, और इसे हम महान हिमालय भी कहते हैं, महान हिमालय। दुनिया की जो टॉप, जो दुनिया की, अगर कहा जाए कि दुनिया की 10 सबसे ऊंची चोटी जो है, दुनिया की 10 सबसे ऊंची चोटियों का नाम बताइए, तो वो दुनिया की 10 सबसे ऊंची चोटी होंगी कहाँ की, भारत की, ठीक है। मतलब भारत में, सॉरी, जो दुनिया की 10 सबसे ऊंची चोटियां हैं वह हिमालय पर ही पाई जाती हैं, ठीक है, लगभग हिमालय में ही पाई जाती है, ठीक है। चाहे वह हम, हिमालय का विस्तार कहां से, नंगा पर्वत से नामचा बरवा पर्वत तक। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है,
माउंट एवरेस्ट, ठीक है, पहला हो गया। हमने क्या कहा कि हिमालय की लगभग, हिमालय की अगर कहा जाए कि दुनिया की सबसे 10 ऊंची चोटियों के नाम बताइए, तो उनमें से लगभग 10 चोटियां जो है, उनमें से लगभग सभी चोटियां, उनमें से लगभग सभी, उनमें से लगभग चोटियां, जो सभी नहीं, उनमें से जो लगभग चोटियां हैं वे हिमालय की ही होंगी, ठीक है। जैसे माउंट एवरेस्ट हो गया, दूसरा गॉडविन ऑस्टिन हो गया, माउंट एवरेस्ट हो गया, गॉडविन ऑस्टिन हो गया, फिर मकालू हो गया, मंसालू हो गया, माउंट चोयो हो गया, ठीक है, धौलागिरी हो गया। तो मतलब ये हुआ कि दुनिया की जो सबसे 10 बड़ी ऊंची चोटियां हैं, दुनिया की जो 10 सबसे ऊंची चोटियां हैं, उन चोटियों में किसका नाम आएगा? दुनिया की 10 सबसे ऊंची चोटियां अधिकांशतः हिमालयी क्षेत्र की ही हैं। अगर हम कंचनजंगा की बात छोड़ दें, सॉरी, अगर हम गॉडविन ऑस्टिन की बात छोड़ दें, केटू की बात छोड़ दें, जो यहाँ पे मैंने क्या बताया था कि हिमालय के बाद दुनिया की सबसे दूसरी ऊंची चोटी कौन सी है? केटू। तो केटू को अगर हम छोड़ दें, अगर केटू को मैंने छोड़ दिया, शेष सभी चोटियां कहाँ हैं? हिमालय की ही है। माउंट एवरेस्ट, जैसे देखते हैं, माउंट एवरेस्ट चल ही नहीं रहा मार्कर ही, माउंट एवरेस्ट हो गया, दूसरा केटू गॉडविन ऑस्टिन हो गया। आप नोट करते रहिएगा, गॉडविन ऑस्टिन, तीसरा, तीसरा कौन सा हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा कंचनजंगा, कंचनजंगा सिक्किम में है ना। चौथा, चौथा कौन सा है? माउंट मनासलू। पांचवा माउंट, सबके आगे माउंट लगाते रहिएगा, माउंट चोयो, नेपाल में है, नेपाल तिब्बत के क्षेत्र में है। छठा धौलागिरी, छठा कौन सा है? धौलागिरी। उसके बाद फिर कौन सा है? उसके बाद यहां मैंने लोत्से पर्वत नहीं लिखा, सॉरी, यहां लोत्से पर्वत भी है। फिर नंगा पर्वत। फिर क्या हो गया? नंगा पर्वत हो गया, अन्नपूर्णा, ठीक है, अन्नपूर्णा हो गया, और कामेत भी यहीं होगा, नंगा पर्वत और धौलागिरी, कामेत, धौलागिरी हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 और 1 9 है ना। और मकालू मैंने नहीं लिखा शायद, यहाँ पे पहले यहाँ मकालू होगा और यहाँ मंसालू होगा, ठीक है, यहाँ मंसालू होगा, मंसालू, ठीक है, ऐसे मंसालू ऐसे लिख लीजिए। तो 1 2, तीसरा कौन सा है? लोत्से पर्वत। चौथा कौन सा है? 1 2 तीसरा लोत्से, चौथा मकालू, माउंट चोयो, धौलागिरी, मंसालू, नंगा पर्वत, अन्नपूर्णा, ठीक है। ये जो है मंसालू, मंसालू कहाँ? नंगा पर्वत के ठीक ऊपर। क्या लिखा था मैंने? मंसालू लिखा ना। तो दुनिया के जो टॉप 10 पर्वतों में से शुमार है, ठीक है, वो नेपाल में, वो हिमालय में ही पाए जाते हैं। अब सबसे ऊंची चोटी कौन सी? हिमालय की है। इसे इधर से बात करते हैं, इधर नामचा बरवा हो गया। इधर क्षेत्र कौन सा है? ये क्षेत्र कौन सा है? नामचा बरवा हो गया। फिर इसके बाद सिक्किम में आएंगे हम, यहाँ के सिक्किम होगा, सिक्किम में क्या हो जाएगा? कंचनजंगा क्षेत्र हो जाएगा। फिर नेपाल की, नेपाल में क्या क्या है? नेपाल जैसे कि मकालू हो गया, मकालू के बाद क्या हो गया? एवरेस्ट हो गया, एवरेस्ट के बाद क्या हो गया? मंसालू हो गया, फिर तो चोयो हो जाएगा, माउंट चोयो।
फिर माउंट लोत्सो हो जाएगा, फिर अन्नपूर्णा हो जाएगा, फिर धौलागिरी हो जाएगा, फिर दो शिखर हैं, दो पर्वत हैं उत्तराखंड में, जिसे कहते हैं कामेत पर्वत। कौन सा? कामेत पर्वत हो जाएगा। और आप लोग नोट करिएगा, माउंट एवरेस्ट कहां पे है? नेपाल में। कहां? नेपाल में। केटू गॉडविन ऑस्टिन कहां है? ये तो लद्दाख क्षेत्र में है, काराकोरम श्रेणी पे। अच्छा, मैंने एक चीज ये नहीं बताई थी कि जो काराकोरम श्रेणी है, सॉरी, जो काराकोरम श्रेणी है उसकी ऊंची चोटियां, पहला, दूसरा, तीसरा, तो एक तो होगी गौशेर ब्रह्म, इसको मैं भूल गया था, गौशेर ब्रह्म, गौशेर ब्रह्म। तीसरा है ब्रॉड पीक, तीसरा है ब्रॉड पीक। और पहला क्या है? पहला है, एक सेकंड बता रहा है, पहला है ब्रॉड पीक हो गया, गौशेर ब्रह्म हो गया, और केटू गॉडविन ऑस्टिन बताया ही अभी। पहला गॉडविन ऑस्टिन केटू, गॉडविन ऑस्टिन, दूसरा गौशेर ब्रह्म, तीसरा ब्रॉड पीक। ठीक है, ये थोड़ा सा किनारे लिख लीजिएगा। ये काराकोरम क्षेत्र की 3 सबसे ऊंची चोटियां हैं, गौशेर ब्रह्म, ब्रॉड पीक और केटू गॉडविन ऑस्टिन। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हम बता रहे थे कि जो दुनिया की 10 सबसे ऊंची चोटियां हैं उनमें से लगभग चोटियां नेपाल या फिर हिमालय में ही पाई जाती हैं। माउंट एवरेस्ट कहां पे है? नेपाल में। गॉडविन ऑस्टिन, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8848 मीटर। केटू गॉडविन ऑस्टिन, गॉडविन ऑस्टिन कहां पे है? तो मैंने क्या बताया, काराकोरम क्षेत्र में, है ना। फिर कंचनजंगा, कंचनजंगा कहां है? सिक्किम। कहां? सिक्किम, और तिब्बत से सटा हुआ है। मकालू, माउंट चोयो कहां है? माउंट चोयो कहां है? लोत्से पर्वत, देखिए लोत्से पर्वत कहां है? नेपाल और तिब्बत की सीमा में, नेपाल और तिब्बत की सीमा में है, एन+टी कर लीजिए। और माउंट मकालू कहां है? नेपाल में। कहां? नेपाल में। माउंट चोयो कहां है? तो नेपाल और तिब्बत की सीमा पर, नेपाल और तिब्बत वाले क्षेत्र में, नेपाल और तिब्बत के क्षेत्र में क्या है? माउंट चोयो। धौलागिरी कहां है? नेपाल में। कहां? नेपाल में है। मंसालू कहां है? तो ठीक है, आप लोग नोट करते रहिएगा। नंगा पर्वत कहां पर है? ये तो पता ही, लद्दाख क्षेत्र में है। अन्नपूर्णा पर्वत कहां है? नेपाल में। कहां? नेपाल में। तो माउंट एवरेस्ट, गॉडविन ऑस्टिन, कंचनजंगा, लोत्से, मकालू, माउंट चोयो, धौलागिरी, मंसालू, नंगा पर्वत और अन्नपूर्णा, ये क्रमवार है, इनको आप लोग नोट कर लीजिएगा। ये क्रमवार है, इनको आप लोग नोट कर लीजिएगा। सबसे पहले माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, फिर लोत्से, फिर मकालू, माउंट चोयो, धौलागिरी, मंसालू, नंगा पर्वत और अन्नपूर्णा। अन्नपूर्णा पर्वत पर सीधा आता है प्रश्न कि अन्नपूर्णा पर्वत निम्नलिखित में से किस देश में है? भारत, नेपाल, बांग्लादेश और चीन। तो 4 विकल्प में भ्रमित हो जाएंगे। तो अन्नपूर्णा सबसे ज्यादा पूछा गया प्रश्न, अन्नपूर्णा और लोत्से पर्वत। लोत्से पर्वत जरूर पूछता है। लोत्से पर्वत कहां पे है? नेपाल में। मकालू कहां है? नेपाल। माउंट चोयो नेपाल में, नेपाल और तिब्बत के क्षेत्र में। धौलागिरी कहां है? नेपाल। मंसालू नेपाल में। नंगा पर्वत लद्दाख, यहां मैं हमेशा बताता हूं ना, नंगा पर्वत और नामचा पर्वत क्षेत्र। ठीक है, अब हम देखते हैं कि भारत में 3 सबसे ऊंची चोटियां कौन सी हैं? भारत में 3 सबसे ऊंची चोटियां कौन सी हैं? भारत में चल ही नहीं रहा। भारत में 3 सबसे ऊंची चोटियां कौन कौन सी हैं? तो पहला हो जाएगा केटू, केटू भारत में तो है, गॉडविन ऑस्टिन। दूसरा कंचनजंगा, तीसरा केटू, ये हो गई। कंचनजंगा सिक्किम में, कंचनजंगा कहां पे है? इस क्षेत्र में, यहां सिक्किम जहां है कंचनजंगा, कंचनजंगा कहां पे है? सिक्किम में है। और तीसरा कौन सा है? तो नंगा पर्वत। ठीक है, भारत की 3 सबसे ऊंची चोटियां हैं भारत की। ठीक है, इसमें हिमालय नहीं शामिल किया गया कि हिमालय बताओ। हिमालय की 3
ऊंची चोटियां कौन कौन सी हैं बताइए। तो एवरेस्ट, कंचनजंगा, लोत्से। एवरेस्ट, हिमालय की 3 सबसे ऊंची चोटियां एवरेस्ट, कंचनजंगा और लोत्से, माउंट लोत्से। माउंट लोत्से कहाँ है? नेपाल। कहाँ? नेपाल में। ठीक है, तो ये हो गया इन पर्वतों के बारे में, है ना। अब कहा जाए कि पूरब से पश्चिम, पूरब से पश्चिम की ओर सभी ऊंची चोटियों के नाम बताइए। तो पहला कौन सा हो? सबसे किनारे कौन सा है? तिब्बत के क्षेत्र में, असम हिमालय के क्षेत्र, असम अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्र में, तो वह है नामचा बरवा। क्या? नामचा बरवा। पहले लिखेंगे हम यहाँ नामचा बरवा, नामचा बरवा। दूसरा कौन सा है? उसके बगल में आएंगे सिक्किम, उधर देखेंगे क्या सिक्किम लिखा होगा। सिक्किम में कौन सा? कंचनजंगा, कंचनजंगा। ये पूरब से पश्चिम का क्रम में बता रहा हूं, ठीक है, पूरब से पश्चिम का क्रम में बता रहा हूं। नामचा बरवा, कंचनजंगा। तीसरा कौन सा है? तो मकालू, एवरेस्ट, मंसालू, मकालू, माउंट मकालू, ठीक है। फिर चौथा एवरेस्ट। पांचवा, उधर से जब इधर आएंगे, पूर्व से पश्चिम की ओर आएंगे, तो पहले पड़ेगा कंचन, नामचा बरवा, कंचनजंगा, मकालू, एवरेस्ट, मंसालू, मकालू, एवरेस्ट, मंसालू। फिर चोयो, क्या? चोयो लोत्से, माउंट चोयो। फिर सातवां कौन सा है? हो जाएगा लोत्से, माउंट लोत्से, लोत्से पर्वत। कहां पे है? नेपाल में, लोत्से पर्वत हो जाएगा। फिर अन्नपूर्णा, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, धौलागिरी। फिर नंदा देवी पर्वत, फिर कामेत पर्वत, फिर नंदा, फिर नंगा पर्वत, ठीक है। तो ये पूरा से पश्चिम का क्रम है। हम जब आएंगे इधर से, यहां हम देखेंगे कि असम और अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्र में सबसे पूर्वी क्षेत्र कौन सा है? नामचा बरवा। उसके पास जब उसके पश्चिम में जब जाएंगे तो कंचनजंगा यहाँ होगा। फिर हम नेपाल क्षेत्र में देखेंगे, वृहद हिमालय का मैं भाग बता रहा हूँ, वृहद हिमालय क्षेत्र में देखेंगे तो यहाँ पर एवरेस्ट, यहाँ पे मकालू, फिर एवरेस्ट, फिर मंसालू, ठीक है। फिर माउंट चोयो, ये भी कहाँ है? नेपाल और तिब्बत की सीमा पर। फिर माउंट लोत्से, माउंट लोत्से हो जाएगा। फिर अन्नपूर्णा हो जाएगा, ठीक है। फिर धौलागिरी, ये भी नेपाल में ही। अन्नपूर्णा ये भी नेपाल में है। नंदा देवी, नंदा देवी और कामेत, नंदा देवी, नंदा देवी और कामेत जो पर्वत है, यह पर्वत दोनों कहाँ पाए जाते हैं? ये दोनों पर्वत, नंदा देवी और कामेत, उत्तराखंड में। नंदा देवी और कामेत उत्तराखंड में। और उसके बाद नंगा पर्वत, नंगा पूरा पर्वत ये लद्दाख क्षेत्र में, ठीक है, ये लद्दाख क्षेत्र में, ठीक है। तो ये पूरब से पश्चिम का क्रम था, ये पूरब से पश्चिम का क्रम था, इसी क्रम में, ठीक है। इतना हो गया, बाकी हम कल आप लोग को बताएंगे लघु हिमालय के बारे में और शिवालिक के बारे में, ठीक है।